नमस्कार। चलिए आज जानते हैं एक कंपनी का जिसका नाम है अलंकित। मैंने पहले ही कंपनी का नाम बताया क्योंकि कंपनी अलंकित करती क्या है उसके बारे में एक नज़र डालें तो जो कि स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, साथ में एप्स हैं इसके पास और आईटी से रिलेटेड कामकाज करती नज़र आती है कंपनियां। अर्थात इनके सेक्टर अलग अलग हैं, चाहे वो जीएसटी के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या करंट टैक्स सॉफ्टवेयर की बात करें, मतलब इस तरह से सॉफ्टवेयर भी बनाती है, प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट की जो एप्स वगैरह हैं, ट्रेडिंग्स विंडो वगैरह हैं, उस पर भी कामकाज करती नजर आती है। इसमें क्या क्या कंपनी काम करती है, कंपनी का नाम है अलंकित और अलंकित काम करती है सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, रेग टेक के अंदर, चैनल बिजनेस और मैनेज सर्विस टेक सोल्यूशन। अर्थात ये एक कम्बिनेशन ऑफ द, कह सकते हैं इसको, टाइटी एंड द फाइनेंशियल सर्विस और टेक सोल्यूशन को लेकर के। तो इस कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और क्या कहती है कंपनी की, थोड़ा सा मार्केट को लेकर के, मार्केट लेकर क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। और कंपनी के ऊपर चलती है एक अलंकित जब प्राउड टू बी द इम्पैनल्ड मेंबर ऑफ द एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ कतार। स्टेट ऑफ कतार के साथ कामकाज करती नजर आती है, उनको प्राउड होता है। चलते हैं आज इसी कंपनी के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस फिलहाल देखते हैं। तो आपको लगता है स्टॉक प्राइस में मैं हमेशा क्या कट क्यों कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम स्टॉक प्राइस में कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ये तो मार्केट में चलती बुलती प्राइस है, इसको क्या करना। ये तो ट्रेंड के हिसाब से, जहाँ पे ट्रेंड क्या होती है, इसकी ट्रेंड की बात ही करो। जो कि प्राइस, ये जो प्राइस है ना, वो प्राइस होती है फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस सेंटिमेंटल। इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तो निकलता है करंट मार्केट, करंट प्राइस। इसको तो बाद हम बात करेंगे क्योंकि पहले तो समझना पड़ेगा ना फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, फिर सेंटिमेंटल क्या चीज़ें निकल के आती है। यदि हम केवल सेंटिमेंटल के ऊपर चले जाएं तो फिर आपके फंडामेंटल कैसे पता चलेगा। इसीलिए चलते हैं पहले जानने के लिए आखिर फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है और सेंटिमेंटल क्या है। अब आते हैं यहाँ पे, तो अलंकित के बारे में एक नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर और उसके फंडामेंटली की हाईलाइट्स की तरफ। तो सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी 1989 में बनी थी और अलंकित लिमिटेड के नाम से बिजनेस ऑफ द ई गवर्नमेंट सर्विस के लिए कामकाज करती नजर आई थी। तो पहले स्टार्टिंग में ई गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की कुछ पोर्टल थी उसके पर कामकाज करती थी, उनके लिए प्रोजेक्ट करती थी। एंड प्रोडक्ट ट्रेडिंग एंड द एंसिलरी सर्विस रिलेटेड टू द ई गवर्नमेंट्स। तो ई गवर्नमेंट्स के ऊपर ही कामकाज, पहले मुझे लगता है पैन कार्ड का भी काम इसके पास था स्टार्टिंग में। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं जिस कंपनी में क्या चीज़ निकल के आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक वैल्यू की। बेसिकली ये बुक वैल्यू जो होती है ना, ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। जो कंपनी की बुक वैल्यू ये रही, और बुक वैल्यू के बेस पे देखा जाए तो दूसरी वैल्यू आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू है 15 रुपये का, बुक वैल्यू है 10 रुपये का। इसके बेसिस पे देखें, क्योंकि ये हम सबसे बाद में करेंगे करंट प्राइस। इसके बाद क्या क्या इफेक्ट करता है किसी स्टॉक को लेकर। स्टॉक में इफेक्ट होता है डेट इक्विटी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करंट रेशियो जो कि 1.616, ईपीएस कुछ भी नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा आरओसी 10.5, आरओई 9.86। इसके पीछे देखा जाए तो पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल कितना निकल के आती है। इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल 34, स्टॉक की पोटेंशियल इज 24। 24 ही है ना, 24। सोचिए इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल क्या निकल के आती है, गिरावट में थी। अब आते हैं क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स नियरली 54% की होल्डिंग रखा है। और इसमें अच्छी बात यह जो प्रोमोटर एक अच्छी पोजीशन में, कोई भी उन्होंने पोजीशन को प्लेस नहीं किया। कंपनी डिविडेंड पेइंग नथिंग। अब इन सब के पीछे के देखिए शेयर प्राइस, जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये। अब क्या 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 चीज को कॉम्बिनेशन किया है। सबसे पहले इज द बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके बाद इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल्स की बात किया। इन पोटेंशियल को देखते हुए, इसको हिस्टोरिकल डेटा को फॉरवर्ड करते हुए, अर्निंग पर शेयर की बात करें, उसके बेसिस पे जो फंडामेंटली और टेक्निकली, ये फंडामेंटली प्राइस के ऊपर देखा जाए, फंडामेंटली प्राइस के बाद इसके आसपास क्या कहते हैं, टेक्निकल प्राइस।
अब टेक्निकल प्राइस में क्या निकल के आती है, जहाँ पे देखा जा सकता है इसकी सपोर्टिंग लाइन ये निकल के आती है, और देखा जाए तो इनकी जो रेजिस्टेंस लाइन ये निकल के आती है फिलहाल के लिए। और सपोर्टिंग जो इनके पास है तो ढेर सारा, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली का चार्ट लिया, इसको और पीछे का चार्ट हम देख नजर डालें तो देखने को ये आएगी जो कंपनी ये इस वहाँ पे एक स्विंग पोजीशन की ट्रेडिंग निकली थी। आप देख पाएंगे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग निकली थी, फिर स्विंग ट्रेडिंग के बाद क्या होता है, गिरावट वाली सिचुएशन थी, उसके बाद फिर से स्विंग, मतलब यहाँ पे लगातार स्विंग वाली पोजीशन हमेशा बनती नजर आई। अब जहाँ से भी आंकलन करके देखें, अर्थात मार्केट में क्या है इसके लिए स्विंग वाली पोजीशन करते हैं हम, इसको स्विंग के अकॉर्डिंग है इसको आंकलन करें तो स्टॉक में क्या लगती है। अब यहाँ से जब स्विंग आई तो स्विंग जाएगी ना, स्विंग जाएगी, स्विंग जाएगी, इसके बेसिस पे हम इसको रेजिस्टेंस को देखा जाए तो रेजिस्टेंस का क्या निकल के आती है, करीब 23 रुपये के आसपास का। और जहाँ पे स्टॉक लगातार बार बार आती है और ये ग्राफ को टच करती नजर आती है बार बार, उसकी सपोर्ट लेवल क्या निकल के आती है, इसके बेसिस पे हम देख ये आकलन कर सकते हैं इस प्राइस को नियरली 23 से ज़्यादा अर्थात 25 तक तो जाना चाहिए रिसेंटली, अभी जंप करेगा तो। फिलहाल इसका मार्केट ट्रेंड क्या है, डाउन साइड में देखने को मिला। अब इसकी हम एक चर्चा करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे किसको, फंडामेंटली, टेक्निकल और सेंटीमेंटल को। सेंटीमेंटल क्या है, इसके लेटेस्ट अपडेट, तो लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगा, उसके बाद ये वैल्यूएशन निकलती है 19 रुपये के आसपास, और इसका लेटेस्ट अपडेट की चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखना इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी आती है, केवल 2 टाइम्स के आसपास कामकाज करती है। तो आगे हम देखते हैं इसका क्या निकल के आती है सेंटीमेंटल चीज़ों। सेंटीमेंटल बाजार की कुछ न्यू अपडेट्स हो सकती है, इंडस्ट्रियल की कुछ अपडेट हो सकती है, इंटरनेशनल अपडेट हो सकती है। तो 52 की तरफ नजर डालें तो 52 का कितना प्राइस है, 23-24, मैंने 24 रुपये में आकलन किया था ना वहाँ पे, ये 23 रुपये 59 पैसे और 9 रुपया 20 पैसे, अर्थात ये देखिए 9 रुपये से लेकर के 24 रुपये तक की जाने के लिए जा चुका है ऑलरेडी स्टॉक। फिलहाल ट्रेड करता है 19 रुपये के आसपास, अर्थात अपर साइड के लिए काम काज करती है, इसमें गड़बड़ाहट की बात तो है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, इनके अलग अलग बिजनेस चाहे वो कमर्शियल सर्विसेज को लेकर के। अब एक साल की चार्ट हम देखने का प्रयास करें तो एक साल की चार्ट में एक क्या लगती है इस चार्ट, जहाँ पे लगातार एवरेज प्राइस के आसपास आई ना स्टॉक, उसको देखें तो क्या निकल के आती है, उनको ये देखा जाए तो इनकी ये इनकी रेजिस्टेंस निकल के आती है, और इसी के आसपास ये फिलहाल ये इनकी रेजिस्टेंस निकल के ये आती है, इसी के आसपास अभी नहीं काम करती। और सपोर्टिंग लेवल को देखा जाए, सपोर्टिंग लेवल इसके पास क्या है, जहाँ इस प्राइस पे बार बार मोमेंटल किया है, इस प्राइस पे बार बार आई है स्टॉक्स, तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, ये इसी जोन के अंदर कामकाज करती नजर आई, और इस जोन से यदि ऊपर जाती है सब रेजिस्टेंस के आसपास तो फिर वहाँ से मार्केट एक बुलिश नज़र आ सकती है, जहाँ पे 1 महीने या 3 महीने के ट्रेंडिंग को हम देख सकते हैं। और जब भी जिस भी एवरेज प्राइस के आसपास पोर्टफोलियो में ऐड होता है ना, उसी टाइम से बेनिफिशियरी नज़र आती है, चाहे वो कोई भी पीरियड कोई भी हो। अब आते हैं यहाँ पे इसकी लेटेस्ट अपडेट में, जहाँ पे सेंटीमेंटल की बात करने वाले। सेंटीमेंटल क्या कहती है, सेंटीमेंटल उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन द 2nd डे ऑफ द जुलाई को बोर्ड मीटिंग होने वाली है 3:45, अर्थात मार्केट क्लोज होने के बाद, अर्थात मार्केट क्लोज से पहले कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा क्या सेंटीमेंटल चल रही थी, यहाँ पे एक सेंटीमेंटल ये चल रही थी रिसेंटली, जो 1/26 को इनका एक KMP वगैरह होंगे जिनको क्या हुआ, रिजाइन हो गया, सेशन हो गया। अब क्या इसके बेसिस पे भी कुछ ऐसा रिजल्ट तो नहीं आया, या ऐसा तो कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, इसके तहत हम एक नज़र डालने के प्रयास करते हैं कि क्या इसके कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़े इस कंपनी को लेकर के। तो इसको देखा जाए तो किसका सजेशन करती है, किसका कंपनी, इसमें एक निकल के आती है इंटीमेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टेन्यूर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उनका क्या हुआ, टेन्यूर खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं इस कंपनी के बारे में और आगे देखते हैं क्या कहती है कंपनी। इससे पहले चेंज इन मैनेजमेंट 24 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था
और इससे पहले आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द 23 मई को बोर्ड मीटिंग किया था। जून में ऐसा कोई अपडेट फिलहाल नहीं देखने वाला एक्सेप्ट द 2 जुलाई को जो मीटिंग के लिए अपडेट करने वाली है कंपनी। अब आते हैं डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शन, जहाँ पे कंपनी को ये देखा जा सकता है जिसमें कोई डिविडेंड का पार्ट है नहीं। ये 20 पैसा 10 पैसा क्या डिविडेंड देता है, कुछ मतलब बनती है क्या? कि मार्केट इतने पॉजिटिव सोचती है तो मार्केट इसको। अब आते हैं रिवेन्यू का मॉडल, यहाँ पे स्टैंडअलोन हिसाब से रिवेन्यू मॉडल में दोगुना से ज़्यादा का इम्प्रूव होता है। प्रॉफिट इंक्रीज करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरावट आती है। इन 4 फैक्टर में किस फैक्टर पे ध्यान लोग देते हैं पता है? इस फैक्टर के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो गिर गया इनका, ये फिर सब करने से फायदा क्या है? आगे आते हैं क्या कहते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो कम इंक्रीज किया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो इंक्रीज करती नजर आई। आगे क्या कहती है इसका हम देखें एक नज़र क्वार्टरली और एज वेल द ईयरली डेटा। तो क्वार्टरली डेटा में एक नज़र डालते हैं कहाँ से? 21 से लेकर के अभी तक का डेटा देखा जाए, मार्च 21 भी देखा, मार्च जून ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा में कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या देखने को मिला? करीब 91 करोड़ तक गया और कंपनी इससे पहले भी करीब 116 करोड़ 148 करोड़ तक गया था। मतलब क्वार्टरली में ये नहीं कह सकते ये टॉप पे कारगर करती नजर आई। लेकिन इस साल की डेटा को तरफ ध्यान दें, इस साल में इसका जो रिवेन्यू मॉडल था सीधे सीधे धड़ाम से गिर गया। धड़ाम से गिरने की वजह से 48 करोड़ 47 करोड़ 52 करोड़ 196 करोड़ मतलब आसपास रही भटकी, लेकिन जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो तोड़ नहीं पाया, अर्थात उनका सेल्स रिवेन्यू उस लेवल पर बढ़ी नहीं। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको पता है, इसमें तो आपको अपने बेसिस पे उसको कितना कम किया जा सकता है वो कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है। नेट प्रॉफिट में 6 करोड़ 47 लाख, और इससे पहले देखा है पिछले 4 क्वार्टर में तो उसी के आसपास रहा। कंपनी एक बार अच्छी खासे प्रॉफिट के बाद भी नुकसान में है, यहाँ पे कभी नुकसान कभी फायदा चलती रही। और इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्शन भी लगा था, जैसे मुझे याद आ रहा है अलंकित के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन था शेयर होल्डिंग शेयर को इधर से उधर करने को लेकर के। पुरानी बात है, शायद मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताना आप। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आया ईयरली डेटा। ईयरली कहती है 235-36 करोड़, जिसके पहले भी इसमें 312 करोड़ तक गया था। इसको सेकेंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पिछले साल से रिकॉर्ड था उससे क्या हुआ, इसकी सेल्स गिर गई, धड़ाम से गिर गई। और वो केवल इसके बेसिस पे जो टोटल सेल्स का पार्ट था वो करीब 22 करोड़ के आसपास रहा, क्योंकि पिछले साल का लॉस मेकिंग रहा है। तो लॉस मेकिंग के बाद स्टॉक में थोड़ा सा इंक्रीज करती नजर आई, और इसकी वजह से देखा जाए तो इसके चार्ट में वही अफेक्टेड करती नजर आई, जहाँ पे स्विंग लगातार इसके चार्ट में अब देखें, कभी भी देखें तो इसमें स्विंग नजर आती है। लगातार बहुत दिनों के बाद दोबारा चलना स्टार्ट किया स्टॉक। इसके बाद क्या कहती है कंपनी का कुछ ओवरऑल जो 4 फैक्टर्स यहाँ पे निकल के, जहाँ पे CAGR से लेकर के और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को देखो तो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं, क्योंकि सेल्स में काफ़ी बड़ा मोमेंटल था नहीं। प्राइस जो ग्रोथ लेवल था उसमें भी काफ़ी निकल था, 3 साल में 30% तक था मतलब। इसके बाद स्टॉक प्राइस में फिलहाल 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आई यहाँ के ऊपर, लेकिन बाकी जो थी इसमें ये एक तरह से एवरेज प्राइस के आसपास काम काज करते हैं। मतलब चारों के चारों फैक्टर में एवरेज देखा जा सकता है। जहाँ पे इसका रेशियो की तरफ ध्यान दें तो 111 दिन का रेशियो है, और डेटर्स का पार्ट कितना डालेंगे, डेटर्स के पार्ट क्या निकल के आती है, डेटर्स के पार्ट इसका 72 करोड़ के आसपास का निकल के आता है। अब तो कितना था टोटल इनका था, टोटल की बात करें तो निकल के आती है कितना, 72 करोड़ का यहाँ था टोटल प्रॉफिट था इनका, टोटल सेल्स था इनका 236 करोड़। इसमें देखें 72 करोड़ जो था इनका ये निकल के आती है। इसको देखा जाए तो सीधा सीधा देखा जाए तो एक पार्ट अर्थात 25% के आसपास का जो है ना उनका पैसा का पड़ा है, जो कि आता है इनके पास 111 दिन पैसा आता है। क्या इनका इन्वेस्टमेंट की पार्ट्स बढ़ती नजर आती है, लायबिलिटी की पार्ट बढ़ती नजर तो आती है, ऐसा कुछ है। इनका बोरोइंग्स की पार्ट देखो तो बोरोइंग्स के पार्ट में बोरोइंग्स लगातार बढ़ती नजर आती है, यहाँ पे 13 करोड़ से सीधे 44 करोड़ पर चली जाती है। इसके बाद लायबिलिटी भी बढ़ती नजर आई पिछले पीरियड से, पिछले साल से। और इससे और इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट में पिछले साल से डबल बढ़ती नजर आई। इसका था जहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात करें, फिक्स एसेट इनके पास क्या हुआ,
थोड़ा सा बढ़ा, बाकी तो बढ़ा नहीं, बाकी स्टेबल उसी के आसपास कामकाज करते नजर आई। अब आते हैं एक तरफ जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग की तरफ ध्यान दें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस कंपनी का क्या निकल के आती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर रहे थे, प्रोमोटर्स होल्डिंग 54% और रेस्ट जो होल्डिंग है वो है 45%। मुझे यहाँ पे एक डेटा अच्छा लगता है, ये तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर डिक्लेयर करता है वेबसाइट पे, जो एनएससी का बीटा वर्जन है। ये नंबर ऑफ शेयर कितना है, ये 14 करोड़ 66 लाख, 12 करोड़ 43 लाख। इसमें से कुछ ऐसा भी होता है जहाँ पे बल्क ट्रेड की बात करती है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ट्रेंड करती नजर आती है। और साथ में एक रिटेल की भी बात करती है, कंपनी के पास रिटेल में कितना पड़े हुए, रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल में कितने ऐसे ट्रेडिंग शेयर होल्डर हैं। ये मुझे यहाँ का अच्छा लगता है। चल भी हम यहाँ पे एक देखना, एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। प्रोमोटर्स में जो है इनका अलंकित ब्रांड्स जो है इनका प्राइमरी होल्डिंग्स है इस कंपनी का। एफआई की पोजीशन कुछ है नहीं, डीआई कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखा जा सकता है, इसमें एफआई और डीआई की कुछ पोजीशंस नहीं देखने को मिली, लगातार इसमें डिक्लाइन ही देखने को मिली है। अर्थात यहाँ पे एफआई और डीआई को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट कहाँ पे है, पब्लिक के पास है। पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में एक है श्री गजराज फिनलीज। अब ये हो सकता है उनकी कंपनी खुद की है, किसी और की कंपनी है। वैजी पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड 5, 3, 8, 9, 10 और 10 से 11% के आसपास की इनकी पोजीशन देखने को मिली है, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट में अंदर आती है। और यहाँ पे यही डिटेल आती है जो एक रिटेल में, एक रिटेल को समझना वाला जरूरी होता है, क्योंकि रिटेल में कितने ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास ये शेयर पैटर्न निकल के आती है। जहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन में केवल रिटेल की हम चर्चा करें, जो कि एक 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट एक शेयर में करके रखे हैं, उनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पोजीशन 2 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी हैं, लेकिन परसेंटेज 1% से कम है, इसलिए आपको डेटा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये इतने परसेंट लोग, इतने देखा जाए तो करीब 21, 5, 26, 27% के आसपास जो है ना वो क्या निकल के आती है, ऑलमोस्ट रिटेल निकल के आती है। रिटेल में ये निकल के आती है। जो रिटेल 27% जो है ना वो किसके भरोसे चलती है, वो चलती है इंस्टीट्यूशंस, वो चलते हैं इंस्टीट्यूशन भरोसे, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं है इस स्टॉक में। अर्थात यहाँ पे सब के सब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के टाइप में बैठे रखे हुए हैं स्टॉक समझने के पर्पज से, और इसकी फाइनेंशियल की तरफ एक नज़र डालने के प्रयास करते, चाहे वो स्टैंड डाउन डेटा हो, कंसोलिडेटेड डेटा हो। इनके जिस हिसाब से एसेट्स बढ़ती नजर आई उस हिसाब से इनका इनकम बढ़ती नजर आई। लेकिन यदि हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें तो इनका एसेट्स के बेसिस पे डबल से ज़्यादा इनका रिवेन्यू मॉडल इंक्रीज करती हुई नजर आई। लेकिन प्रॉफिट पार्ट में क्या लगा, प्रॉफिट में जो एक सस्टेन करती नजर आई थी कंपनी, वो गिरावट वाली पोजीशन है, लगातार गिरावट वाली पोजीशन थी कंपनी में। लेकिन फिलहाल इस साल में देखने को ये मिली कि यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आई कंपनी की। इसके बाद जानेंगे लेटेस्ट अपडेट में। लेटेस्ट अपडेट में जो हम जान रहे थे इसका क्या था, इसका बोर्ड मीटिंग के बारे में हमने जाना ही था। आगे एक हम लेते हैं चार्ट, और चार्ट में देखते हैं जो क्या इसका ब्रेस 50 डे डेमार्क क्या है। इसके बारे में यहाँ पे 50 डे डेमार्क फिलहाल उसी के आसपास खड़ी है, चाहे 1 साल की चार्ट की बात कर लें या फिर हम इसको एक 6 महीने की चार्ट की बात कर लें या फिर 1 महीने की चार्ट की बात कर लें। तो 1 महीने की चार्ट को को आंकलन करके देखें तो इससे नीचे की मोमेंटल में है, और क्या ये यहाँ से चलने के लिए तैयार हो रही है स्टॉक्स। तो ये ऑब्वियसली कहा जा सकता है कि मार्केट में इसका ट्रेडिंग क्या लगती है, एक स्विंग वाली लगती है। और यहाँ पे देखे जाए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट तो थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टिल एक सस्टेन स्टेबिलिटी करती नजर आ रही है। तो क्या यहाँ से स्विंग नजर आ सकती है, तो ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए देखा। यहाँ से यदि मार्केट एक लेवल से निकलती नजर आती है तो फिर मार्केट एक बुलिश हो सकती है। कंपनी का नाम था अलंकित, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग में बाकी सारी चीज़ों से परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी में कामकाज करती नजर आती है। और इसका ओवरऑल 10 सालों के डेटा को बेसिस पे कम देखा जाए स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल को, तो 10 सालों में 294%, 5 सालों में गिरावट वाली पोजीशंस में कुछ कहा नहीं जाता। जिनके पास पोर्टफोलियो में होगा तो वो तो सिर पीट रहे होंगे। 1 साल में 100, यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि एक एवरेज वैल्यू के आसपास जिन्होंने लिया होगा, मैं हमेशा कहता हूँ ना, जिस भी टाइम में जिस स्टॉक को लेकर के एवरेज प्राइस के आसपास जब भी किसी ने लिया है, अब एवरेज प्राइस कब का होगा, न्यूनतम समय का होगा। बड़ी समय का लगा तब तो फिर गिरावट। मान लेते मैंने यहाँ सोच रहा हूँ लेने के लिए और मैंने एवरेज लिया इसका, तो मुझे क्या लगेगा, यार ये मार्केट तो बहुत पुराना, मेरा एवरेज बहुत पुराना निकल के आ रहा है।
और यही एवरेज यहाँ के आसपास की निकल के आई, या यहाँ के आसपास यदि इंक्रीजमेंटल के साथ साथ निकल के आई, तो फिर क्या होगा, तो फिर मार्केट आपकी इजीली साथ निकल के देती नज़र आ सकती है, मौका मिलता नज़र आ सकती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, सिर्फ कंप्लीटली लर्निंग पर्पस हमने केवल और केवल समझने का प्रयास किया है। इसकी पीयर्स कंपनी में देखा है तो क्विसेस आती है, सिंटी आती है, तो कुछ कंपनी है, इसको हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे ओकरल्स आती है, फिन पीवी फिन आती है, टाटा एलेक्सी आती है, कैपिट आती है, टाटा टेक्नोलॉजी इसके पीयर्स में। लेकिन ये सब आईटी कंपनी में है, लेकिन आईटी सेक्टर में कामकाज का साथ साथ ये ब्रोकिंग सर्विस भी देते हैं, तो उसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसको और भी कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। जिसमें मुझे लगता है कि इसको पीवी फिनटेक से किया जा सकता है, उसको बाकी फिर किससे इससे बाकी और किससे मुझे लगता नहीं, ओकरल फाइनेंस से किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे अलंकित कंपनी के बारे में।